नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग संविधान में एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है मूल अधिकार व निदेशक तत्वों में टकराव, कन्फ्रंटेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इस विषय में हम देखेंगे कि आर्टिकल 32 में मूल अधिकारों को वाद योग्य बताया गया है, अर्थात ये कहा गया है कि न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत हम जब भी हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा तो हम न्यायालय में उसकी सुनवाई हो सकती है। लेकिन आर्टिकल 37 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है कि ये अवाद योग्य हैं, अप्रवर्तनीय हैं, नॉट इन्फोर्सेबल हैं, इसको न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती है। अब हम देखते हैं कि नीति निदेशक तत्व जो होते हैं ये संविधान द्वारा सरकार को एक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सरकार अपना जब भी कानून बनाएगी तो नीति निदेशक तत्वों की सहायता से बनाएगी, अर्थात नीति निदेशक तत्व सरकार को दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। नीति निदेशक तत्वों के तहत सरकार जब भी कानून बनाती है तो पूरे समुदाय को ध्यान में रखते हुए कानून बनाती है और इस बात का ध्यान रखती है कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंडिविजुअल की मौलिक अधिकारों का हनन ना। मौलिक अधिकारों के तहत हमें ये बताया गया, संविधान हमें डायरेक्ट यानी हर व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल को राइट देता है कि वो आज़ादी से जी सके, उत्कृष्ट जीवन जी सके। तो नीति निदेशक तत्व क्या करता है? नीति निदेशक तत्वों की सहायता से सरकार कानून बनाती है। कानून बनाते समय वह किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, इस बात का ध्यान भी रखती है। लेकिन कभी कभी कुछ व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है जब भी सरकार नीति निदेशक तत्वों की सहायता से कानून बनाती है और इस स्थिति में टकराव उत्पन्न होता है। तब उस टकराव में किसकी प्रायोरिटी अधिक दी जाए, फंडामेंटल राइट्स की या फिर नीति निदेशक तत्वों की? तो उन्हीं सब विषयों की चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। तो सन 1951 में एक केस हुआ, चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य। चंपकम एक लड़का था जो कि मद्रास राज्य में मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस दिया था। उसका सबसे लास्ट सीट में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उसकी जगह किसी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को दाखिला मिला। तो जाहिर सी बात है उसके मौलिक अधिकार का यहाँ हनन हुआ है। उस समय एससी एसटी का आरक्षण भी नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट हमेशा निर्णय देते समय संविधान में कि मौलिक अधिकारों का हनन, यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, सरकार कोई कानून बना रही है, तो उसे अमान्य कर दिया जाएगा। इस प्रकार चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो भी आया था उसमें मौलिक अधिकारों को एक तरफा नीति निदेशक तत्वों की अपेक्षा महत्व दिया गया, उसको वरीयता दी गई। अब हमारी बात आगे बढ़ती है कि उस वक्त सरकार ने ऑब्जेक्शन लिया। सरकार का कहना यह था इस तरह जब भी कोई नीति निदेशक तत्वों के तहत हम कानून बनाएंगे, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हम जब भी कोई कानून बनाएंगे, किसी न किसी के तो व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात समझ में आ रही थी धीरे धीरे कि ऐसा करना ठीक नहीं है। तो बाद में क्या होता है, सरकार ने 1951 में, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे, क्या किया है, संविधान के आर्टिकल 15 में एक खंड जोड़ा है 15(4), जिसमें राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए एससी एसटी के आरक्षण की बात की गई है। बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख नीति निदेशक तत्वों की ओर नर्म पड़ा है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने क्या किया है, एक केस फिर होता है केरल शिक्षा विधेयक 1957। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि सामंजस्य पूर्ण निर्माण का सिद्धांत,
प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि नीति निर्देशक तत्वों और फंडामेंटल राइट्स दोनों के बीच हम क्या करेंगे, सामंजस्य बनाएंगे। सामंजस्य किस प्रकार बनाएंगे, इसका एक एग्जाम्पल देखिए कि जैसे एक बूचर्ड था, कसाई था, बैलों को काटने का काम करता था। तो यह मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में गया कि इसे बैलों को नहीं काटना चाहिए। अगले व्यक्ति ने क्या कहा है कि बैल काटना, इसी से मेरा जीविकोपार्जन होता है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, जिएंगे खाएंगे कैसे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत के तहत कि आप एक वयस्क बैल को नहीं काटेंगे, वृद्ध बैल को काट सकते हैं। जिससे ये समझ में आता है कि यहाँ नीति निर्देशक सिद्धांतों की भी रक्षा हुई और उसके मौलिक अधिकारों की भी रक्षा हुई कसाई के। तो इसी को कहते हैं सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत। एक मामला 1967 में गोलकनाथ का आता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक तरफा निर्णय देती है कि यदि नीति निर्देशक तत्वों के तहत कानून बना है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसे कानून को रद्द कर दिया जाएगा, अमान्य कर दिया जाएगा, असंवैधानिक कर दिया जाएगा। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सरकार ने जो है दो नियम लेके आए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 और राजभत्ता उन्मूलन अधिनियम 1971, प्रिवी पर्स एबोल्यूशन एक्ट 1971। ये दोनों आर्टिकल किसके तहत, ये दोनों सारी आप उपखंड किसके तहत लेके आए, आर्टिकल 39B के तहत और आर्टिकल 39C के तहत। आर्टिकल 39B में नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि समुदाय के भौतिक साधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व, अर्थात द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। और आर्टिकल 39C में क्या कहा गया, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी राज्य के अंतर्गत जो भी संसाधन होंगे उसका संपूर्ण जनता को उचित प्रकार से वितरण किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति के पास या किसी भी एक ही जगह पर बहुत सारे धन का केंद्रण नहीं किया जाएगा, उसका भी उचित प्रकार से वितरण किया जाएगा। तो इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण अधिनियम बिल लाया 1969 में, प्रिवी पर्स एबोल्यूशन एक्ट 1971 में लाया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या मामला था, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के तहत ये बात थी कि पहले प्राइवेट बैंक हुआ करते थे जो छोटे छोटे ग्राहकों से धन इकट्ठा करते थे, काफ़ी लोगों से, बड़े लोग भी उसमें शामिल थे, पूंजीपति भी। तो वो बैंक कर्ज देते समय क्या करती थी, पूंजीपतियों को या धनवान लोगों को तो कर्ज आसानी से दे देती थी, लेकिन जो सामान्य जनता है उनको कर्ज बड़ी मशक्कत से मिलता था या नहीं मिलता था। तो इसी के तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में बैंकों का जो है स्वामित्व सरकार के हाथ में चला गया। तो सरकार क्या करेगी, सरकार इसी आर्टिकल 39 या 39C के तहत क्या करेगी कि सबको उचित प्रकार से धन का वितरण करेगी या ऋण का वितरण करेगी या करने का प्रयास करेगी। और यहाँ पर प्रिवी पर्स एबोल्यूशन एक्ट में क्या था, प्रिवी पर्स एबोल्यूशन एक्ट में था कि पहले के जो राजा महाराजा रजवाड़े थे, जब उनके राज्य को मिला लिया गया भारत के संविधान भारत में, तब क्या हुआ, उनको पेंशन देने की बात की गई थी। पेंशन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, लाखों रुपए पर मंथ, 1 लाख रुपए उस समय बहुत हुआ करते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि धन के उत्पादन और साधनों का जो संकेंद्रण है इसका उल्लंघन हो रहा था। इसी को रोकने के लिए सरकार ने ये कानून लाया। तो यहाँ पर फिर से विवाद उत्पन्न हुआ, ये सारे लोग कोर्ट गए। कोर्ट जाने पे उच्चतम न्यायालय में यही बात फिर से निकल के आई कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स और
नीति निर्देशक तत्वों का टकराव हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट का पुनः जो रुख हुआ वो फंडामेंटल राइट्स की तरफ हुआ और इन सारे मुद्दों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो अब सरकार पुनः इसके प्रतिक्रिया स्वरूप 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 लेके आई, जिसके तहत आर्टिकल 31C जोड़ा गया। आर्टिकल 31C में क्या कहा गया कि यदि हम कोई कानून बनाएंगे 39B और 39C के तहत और इससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकार अर्थात आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, इस नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो कानून बना है उसे असंवैधानिक नहीं माना जाएगा और इसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। अब क्या हुआ, इसी के अगेंस्ट केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 की बात है। इसमें क्या हुआ कि न्यायालय ने सरकार के पक्ष में सुनवाई किया। क्या सुनवाई किया कि हाँ, न्यायालय में मतलब अगर सरकार आर्टिकल 39B और 39C के तहत कोई कानून बनाती है और इससे आर्टिकल 14, 19 और 31 का वायलेशन होता, उल्लंघन होता है, तो इसे असंवैधानिक नहीं माना जाएगा, परंतु इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसे नहीं, किसी भी केस को जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, क्योंकि यही संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यहां पर एक बात निकल के आई मूल ढांचे की, अर्थात कि कोर्ट में जहां तक चैलेंज करने वाली बात है, तो सरकार ने कोर्ट ने यही कहा कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा किसी भी कानून के तहत तो उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसी कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। को बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कोर्ट ने कहा इसको हम समय समय पे बताया करेंगे। तो यहाँ पर भी एक बात तो देखी गई कि मूल अधिकारों को तरजीह मिल रही है। फिर सरकार इसके बाद क्या करती है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 लेके आती है। इसमें ये बात कही गई कि यदि अभी तक क्या था कि आर्टिकल 39B और 39C के तहत जो कोई कानून बनता था उसे ही संवैधानिक माना जाता था यदि आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन हो रहा है। अब सरकार कह रही है 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत कि हम किसी भी नीति निर्देशक तत्वों के तहत यदि कोई कानून बनाएंगे और उससे अगर आर्टिकल 14, 19, 31 का उल्लंघन होगा तब उसे संवैधानिक माना जाएगा। तो क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, जिसके तहत क्या किया गया, आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 इसको क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया संविधान से। तो एक केस आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें क्या बात आई, ये 1980 में हुआ। इसके तहत क्या किया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को निरस्त कर दिया गया और बताया गया कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। और यहाँ पर एक बात फिर से निकल के आई कि जो मौलिक अधिकार हैं और नीति निर्देशक तत्व हैं, ये एक ही रथ के दो पहिए और संविधान रूपी गाड़ी या संविधान रूपी रथ इन्हीं नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट्स के सामंजस्य से आगे बढ़ेगा। लेकिन जहाँ तक देखा गया मिनर्वा मिल्स केस में भी मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर तरजीह ज़्यादा दी गई, उसके ऊपर ज़्यादा महत्व दिया गया। तो आज की स्थिति क्या है,
आज की स्थिति में आर्टिकल 31 यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 14 समता का अधिकार ये संविधान में शामिल है। तो आज की स्थिति में ये है कि आज भी मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर उसका महत्व अधिक है। पर फिर भी यदि सरकार आर्टिकल 39B और 39C के तहत कोई कानून बनाती है और उससे अगर आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन होता है, तब नीति निर्देशक तत्वों को आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर, जो कि 39B और 39C के तहत बनाया गया है, उस पर ज़्यादा प्रभावी होगा। ओवरऑल ये कि नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट्स दोनों के सामंजस्य सरकार या कानून बनाते समय दोनों के सामंजस्य को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। फिर भी अगर सामंजस्य नहीं बनता है तो मौलिक अधिकारों का ही महत्व अधिक है। इस तरह से हमारी बात ये पूरी होती है। आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा? यदि लेक्चर आपको पसंद आया तो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसको शेयर कीजिए।